हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और एक ऐसी बीमारी फिस्टुला के संदर्भ में बताने जा रही हूँ जो एनल ग्लैंड में होने वाली समस्याओं में एक है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला सब एनल ग्लैंड की ही बीमारी है, लेकिन जो पाइल्स है या जो फिशर है वह इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। पाइल्स और फिशर के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन फिस्टुला के लिए 110% आप होम्योपैथिक दवा लें, जिससे आपकी जो समस्या है फिस्टुला की वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। क्योंकि इन तीनों समस्या जो पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, इन तीनों समस्या का मुख्य कारण आपको कब्ज होना, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, यह फिस्टुला का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा आपको डायबिटीज का रहना या किसी तरह का चोट लग जाना, यह भी एक कारण में बनता है। इम्यूनिटी का कम होना या कभी किसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपको रेडिएशन का आप उपयोग किए हो, इसकी वजह से भी फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुख्य दो वजह सर्वोपरि है, एक कॉन्स्टिपेशन और दूसरा डायबिटीज। कब्ज अमूमन एनल रेक्टम की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कब्ज के वजह से ही अधिकांशतः होती है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं और उनको साथ में कब्ज है तो यह होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रही बात कि यह किन लोगों में ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको मैं बताया कि डायबिटीज पेशेंट है या जिनको बहुत लंबे समय से कब्ज की शिकायत है, लेकिन यह मेल और फीमेल दोनों को होता है। मेल को ज़्यादा होता है। जिन लोगों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है या मजबूरी में ही खाते हैं या कहें जो नॉनवेज ज़्यादा यूज करते हैं, उन लोगों को यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये समस्या हमारे पूरे भारत में 10 लाख इसके केस प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। यह बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें असल में क्या है कि एक हमारे जो एनल ग्लैंड है वहाँ पर एक रबड़ जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, जो हमारे जो स्टूल है उसको बाहर अपने आप निकलने से रोकने के लिए, गैस को कंट्रोल करने के लिए या स्टूल को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो जब भी स्टूल बड़ी आंत में आती वो डायरेक्ट निकल जाती। इसलिए कंट्रोल करने के लिए वो एक ग्लैंड में रबड़ के जैसा कुछ, रबड़ बैंड जैसा कुछ बना है जिससे ये कंट्रोल होता है। अब उस जगह में इन्फेक्शन हो जाए, उस जगह में एक एनल में छेद हो जाए और एक स्किन में, यानी कि जो मलद्वार होता है उसके चारों तरफ, दाएं साइड भी हो सकता है, बाएं साइड भी हो सकता है, 2 छेद होते, एक एनल में और एक बाहरी स्किन में, जो एक दूसरे से आपस में सुरंग के जैसा जुड़ जाता है, जिससे पस मवाद निकलते रहते हैं। इस फिस्टुला की जो समस्या होती है वह बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द देता है। बहुत लोगों में मल्टीपल छेदें हो जाती हैं। अगर वो शुरुआती स्थिति में अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाए तो यह बढ़ के कई छेदों में तब्दील हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा उस एनल एरिया के आसपास का स्किन में मवाद आ जाता है, सड़न आ जाता है, सूजन आ जाता है, और उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाए तो यह बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप भी ले सकता है। बहुत लोगों को इस तरह की स्थिति हो चुकी है। अब रही बात कि अभी के समय में
जो मॉडर्न साइंस में आप अगर एनल का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं है। एंटीबायोटिक आपके जख्मों को थोड़ी सुखा सकती है, लेकिन जो मवाद बनता है ना वो तो बाहर निकलना ही है, क्योंकि मवाद कभी भी शरीर में रुकता नहीं है, किसी न किसी रास्ते से मवाद बनेगा। वो जब मवाद निकल जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, फिर से मवाद कुछ दिन में बनता है और फिर वही परेशानी होना शुरू होता है। बहुत ज़्यादा मवाद बनता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, बैठ नहीं सकते, चलने में दिक्कत होती है और बहुत दर्द से तड़प रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को या कहें कि अगर यह समस्या पुरानी हो जाती है तो सिर्फ मवाद भर निकलता रहता है, रिश्ता रहता है और यह बीमारी बढ़ती रहती है। चूँकि यह एनल रेक्टम की समस्या है तो उस जगह में अक्सर स्टूल पास होना, यूरिन पास होना या कंडीशन बना रहता है, उस आसपास में गंदगी का सिस्टम बना है। तो इससे क्या होता है कि यह जो समस्या है बहुत जल्दी शांत नहीं होता और वैसी स्थिति में मॉडर्न साइंस में इसकी सर्जरी ही एकमात्र साधन है और वह भी शुरुआती दौर में ही आपको थोड़ा रिलीफ देता है सर्जरी करने पर। सर्जरी के बहुत सारे पत्ते हैं, 100 साल से वो सर्जरी करते हैं, वो अलग पद्धति है, उसमें एक लंबी से चीरा मारते हैं जिसके जख्म 2 से 4 सप्ताहों में सूख जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लेते हैं। इसके बाद वाइट के एक सिस्टम निकला था जिसमें एक कुछ तार जैसा कुछ उस सुरंग में पास करते हैं, जिसमें एक मेडिसिन लगी रहती है जो मेडिसिन पूरा उस छेद को भरने का काम करती है। इसमें बहुत जगह सक्सेसफुली रिजल्ट भी मिला और बहुत जगह यह उतना सक्सेस भी नहीं कर पाया। इसके बाद अब लेजर सर्जरी निकला, उससे लोग करते हैं सर्जरी। होता है बहुत तरह की सर्जरियां हैं, लेकिन जब यह फिस्टुला तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य माने जाते हैं, लोअर फिस्टुला, एक हायर फिस्टुला। जब लोअर में स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन की सर्जरी सक्सेस कर सकती है और कभी कभी तो नहीं भी। सिर्फ सर्जरी कराना ही सॉल्यूशन नहीं है, अपने आहार विहार पर भी पूरा कंट्रोल करना होगा। आपको कब्ज दोबारा नहीं हो इस बात पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर आपकी ये फिस्टुला का प्रकरण समाप्त होगा। और अगर आपने सर्जरी करा ली और फिर से वही खाना पीना वैसे ही रहना, तो इसमें क्या है कि पुनः कब्ज होगा और पुनः आपको फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है। होम्योपैथी के पास अक्सर लोग तब आते हैं जब 1-2 बार सर्जरी करा चुके होते हैं। उनको बिलीव नहीं होता कि होम्योपैथी इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे कंडीशन में हम लोग उस स्थिति में भी मरीज को ये सलाह देते हैं कि आप रिफाइंड चीज़ों का त्याग करें, बाजार में मिलने वाले पैकेट फूड का त्याग करें और आप होम्योपैथिक दवाई कुछ दिन लें। आपको पूर्ण रूपेण आपको ये फिस्टुला समाप्त हो जाएगा, बिना किसी तकलीफ के, बिना कोई परेशानी के। चूँकि मैं अक्सर बोलती हूँ होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, बहुत इजी तरीके से ठीक करता है। तो लोगों का एक साइकोलॉजिकल वहम होता है कि होम्योपैथिक तो 2 बूंद लेना होता है। अब इससे इतनी बड़ी समस्या जिसमें सर्जरी एक ऑप्शन है तो कैसे ठीक होगा? यह जो है कि बहुत लोग ऐसे थिंकिंग में रहते हैं। अभी ग्रामीण महिलाएं आती हैं, उनको 2 बूंद दवा जब टंग में दिया जाता है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। उनको लगता है कि बड़ी सी सुई, वो बहुत बीमार है और बड़ी सी सुई मिलेगी तभी जाके मुझे यह समस्या ठीक हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं,
शुरुआती दौर में ही होम्योपैथिक के पास आते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक दोनों ही कंडीशन में ठीक करती है और 100% कारगर होती है। जब लोअर फिस्टुला हो तो भी और जब हायर फिस्टुला में तब्दील हो जाए तो भी। लेकिन जिस हिसाब से जिस कंडीशन में आप आए हो उस कंडीशन में आपको उतना टाइम देना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी जाके पूर्ण रूप में ठीक हो। फिस्टुला की बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाई है। हर मरीज के कंडीशन को देखते हुए, उनके सिम्टम को देखते हुए, उनसे पूछताछ करके, उनकी फिजिकल टेस्ट करके जाना जा सकता है। और होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं फिजिकल टेस्ट से ही समझ जाते हैं, जो अनुभवी होते हैं। इसके अलावे फिस्टुला का टेस्ट भी होता है, जैसे इसमें फिस्टुलोग्राफ होता है, MRI होता है, फिस्टुलोग्राफ होता है। तो इस तरह की टेस्ट से जाना जा सकता है। लेकिन चूंकि अनुभवी जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिकल टेस्ट होता है देखने के बाद उंगली से छू कर ही उनको समझ आ जाता है कि यह समस्या फिस्टुला की है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो फिस्टुला जब हो तो सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि पानी पर्याप्त मात्रा में आप पिए, यानी कि जितनी प्यास लगे पानी पी लेनी चाहिए। और अगर प्यास ना भी हो तो जैसे आपका शारीरिक वर्क है, जो फिजिकल वर्क है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में आप रह रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में गर्मियों के सीजन में आप 4 से 4.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम का लाइफ है, आपका बैठा बैठाया लाइफ है, घर से बाहर नहीं निकलना है, आप AC कूलर में हैं, तो इस कंडीशन में आप 2, 2.5, 3 लीटर पी सकते हैं। उसी के हिसाब से आपके शारीरिक संरचना के ऊपर भी निर्भर करता है, आपका वजन कितना है, उस हिसाब से भी पानी का जो डोज होता है कम बेसी किया जा सकता है। लेकिन अमूमन प्यास लगता है तो प्यास को रोकनी नहीं चाहिए, अक्सर पानी पी लेनी चाहिए। इससे भी कब्ज होने की संभावना होती है और पानी कम पीने पर आपको गोल ब्लाडर का स्टोन भी हो सकता है, किडनी का स्टोन हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए पानी तो मुफ्त की चीज है, पानी को पर्याप्त मात्रा में जरूर पीनी चाहिए। दूसरा, रिफाइंड चीजों को त्याग करना चाहिए। अब रिफाइंड क्या है? रिफाइंड की जहां बात होती है तो बहुत लोग तो सिर्फ रिफाइंड तेल को समझते हैं। नहीं, रिफाइंड तेल है रिफाइंड आटा। रिफाइंड आटा यानी कि जिसे मैदा बोलते हैं, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, इन सब चीजों का त्याग बिल्कुल करना चाहिए। और इसके अलावे आप नॉन वेज कम खाएं, ना खाएं, बेहतर होगा। इसके अलावे आप अपने जो अंडरगारमेंट्स अच्छे से साफ रखें और अपने जो शरीर है, शरीर का जो गुप्तांग है, उसको अच्छे से साफ रखें, हमेशा क्लीन वॉश करते रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। हाँ, डिटर्जेंट यानी कि साबुन का इस्तेमाल ना करें, सॉफ्ट अगर कोई लोशन हो उससे आप साफ कर सकते हैं। वैसे होम्योपैथिक में कैंडुला मदर टीचर इस बीमारी में, अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो कैंडुला मदर टीचर को आप कुछ बूंदे पानी में डाल के साफ कर सकते हैं, या कैंडुला मदर टीचर को कॉटन में लेके और जो प्रभावित क्षेत्र है, जो फिस्टुला वाले क्षेत्र है, उस जगह में आप बाहर से उसे दबा दबा के आप उसे क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यह भी नहीं करना चाहते तो आप एक टब ले और उस टब में हल्का सा एकदम से गुनगुना लूप वाटर आप रखें, उसमें फिटकिरी को 2-4 बार घुमा दें और उसके बाद उसमें थोड़ी देर आप बैठें। इससे भी आपकी फिस्टुला वाली जो स्थिति होती है,
जो तकलीफें होती है उसमें राहत मिलता है। और इसके बाद होम्योपैथिक दवाइयों की बात कर लें। होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत सारी दवाइयां हैं जो व्यक्ति को पूरा समझने के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तय करनी होती है। इसलिए सामूहिक रूप से मैं वैसा कुछ भी दवाई नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक ही फिस्टुला की बीमारी के कई मरीजों में कई दवाइयाँ चल सकती है। यानी कि अगर एक फिस्टुला का मरीज है उसे मान लीजिए सल्फर दिया गया, दूसरे फिस्टुला के जो मरीज हैं उन्हें फास्फोरस दिया गया, तो इस तरह से हर फिस्टुला के मरीजों को अलग अलग मेडिसिन दी जा सकती है। अब रही बात कि कुछ लोगों को लिवर सल्फर दिया जाता है, लेकिन मैं नंबर 1 की दवाई की बात करूं तो माइरिस्टिका मदर टीचर में इसका इस्तेमाल 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार आप करें तो बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी ही आपको आराम होगा। और यह फिस्टुला की लोअर फिस्टुला की समस्या या हायर फिस्टुला की समस्या, यानी कि जब गंभीर परिस्थिति है तो भी